लेट्स लर्न 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, हमारे रोज़ाना सुबह 10 बजे साइकोलॉजी गोल्डन टेस्ट सीरीज होती है। आज हमारा साइकोलॉजी गोल्डन टेस्ट सीरीज का 16वां मॉडल पेपर आपकी स्क्रीन पर लेकर आए हैं। कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपके घर में जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन हैं उन सभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर सामग्री जो कि उपलब्ध कराएं। ईवीएस गोल्डन पेपर सीरीज़ आज 9 बजे के आसपास आपके पास आ जाएगी और हिंदी गोल्डन पेपर देखना ना भूलें। सुबह 8 बजे हमने अपलोड कर दिया है आज, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल का नाम है लेट्स लर्न 2.0। चलिए स्टार्ट करते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। जो निचली कक्षा हैं उस निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के आधार पर या फिर जो है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर या फिर विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। बताइए इसका जो आंसर है वो क्या होगा। पेन कॉपी हाथ में लें और प्रत्येक क्वेश्चंस का नोट डाउन करें और बाद में हमें कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं सही हो रहे हैं। बताइए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है, आपको बताना है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या फिर शिक्षण समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। चलिए नेक्स्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर लेट्स लर्न 2.0 को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 2, एक बच्चा अतीत की सामान्य स्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है, आपको बताना है। ये जो है वो किससे संबंधित है। एक बच्चा है वो अतीत की जो सामान्य स्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति की प्रति अनुक्रिया कर रहा है। तो यह किससे संबंधित है। सीखने के सादृश्यता नियम से, सीखने के प्रभाव नियम से, सीखने के अनुक्रिया आवृत्ति के नियम से या सीखने का तत्परता का नियम। बताइए क्या करेंगे आप। इसमें 98% कितना 98% जो है स्टूडेंट इसको सवाल को गलत करने वाले हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर होगा इसका। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सीखने का प्रभाव का नियम। क्या होगा, सीखने का प्रभाव का नियम। क्योंकि जो एरर एंड ट्रायल थ्योरी है, एरर एंड ट्रायल थ्योरी जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी उससे ये लिया गया है, उसका ये कथन है। अतः आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीखने का प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए क्या प्रभाव पड़ता है। व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव पड़ता है, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है या चरित्र पर प्रभाव पड़ता है या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या आंसर होगा। बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, जल्दी से आंसर कीजिए और वीडियो को पॉज करके विश्लेषण करके आप इसका आंसर दें और प्रत्येक का सही आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं एंड्रॉयड फ़ोन है उन सभी से सब्सक्राइब कर सकते हैं, करिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, किसका मत है कि व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम है। किसका मत है कि व्यक्ति की महानता का जो कारण है उसका वंशानुक्रम है। गाल्टन, गोडाई, कूले या कार्ल पियर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये। कथन कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, आपको मिलता रहा है। किसका मतलब है कि व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम है। अगर कोई महान है तो उसका कारण उसका वंशानुक्रम है। ये जो कथन कहा था वो कहा था गाल्टन ने। गाल्टन ने क्या कहा, गाल्टन ने कहा कि महानता का कारण उसका वंशानुक्रम है। अगर कोई व्यक्ति महान है तो उसका वंशानुक्रम है, यानी कि उसका कारण वंशानुक्रम है, ये कहा था गाल्टन ने। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर लेट्स लर्न 2.0। चलिए श्रवण पठन लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, आपको बताना है। श्रवण पठन लेखन है जो आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत या फिर सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत या फिर कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर होगा इसका। हम वेट कर रहे हैं आपका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कौशलात्मक उद्देश्य, क्योंकि LSRW जो आपने सुने होंगे, LSRW लिसन, स्पीक, रीडिंग एंड राइटिंग, ये जो हैं एक कौशलात्मक उद्देश्य हैं, कौशल हैं। अतः यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए कौन से उपाय काम में लाए जा सकते हैं। छात्रों को आपको मोटिवेट करना है, उसके लिए कौन से उपाय हैं जो काम में लाए जा सकते हैं, बताइए। इतने बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर हम लेके आते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तो आपको बनता ही बनता है। तो प्रतिस्पर्धा, दंड एवं पुरस्कार, आत्मगौरव और या फिर उपयुक्त सभी। बताइए छात्रों को मोटिवेट करने के लिए क्या उपाय काम में लिए जा सकते हैं, बताइए।
प्रतिस्पर्धा, दंड एवं पुरस्कार या फिर आत्मगौरव। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, क्योंकि जो व्यक्ति को सही दिशा में लाने के लिए प्रतिस्पर्धा भी ज़रूरी है। और प्रतिस्पर्धा मतलब जो कोई बुरे काम करता है आदमी यानी अपराधी है उसको प्रतिस्पर्धा करने की कहा जाएगा, यानी कि प्रतिस्पर्धा करने के। और दंड एवं पुरस्कार, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे दंड दिया जाएगा, जैसे वो अच्छे काम करे, दंड काम नहीं करे। और स्वयं की गौरव की बात करनी पड़ेगी, उसको सेल्फ मोटिवेट करने के लिए ये तीनों ही जो हैं ज़रूरी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बताइए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा कैसे उपलब्ध कराना चाहिए। अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, या फिर विशेष विद्यालयों में, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। और इस पेपर में यदि आप 25+ नंबर लेकर आ रहे हैं तो आप बेहतर स्थिति में माने जाएंगे। 25+ नंबर लेकर आ रहे हैं तो आप एक शानदार स्थिति में माने जाएंगे, यानी साइकोलॉजी में आप एक दमदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हमारी गोल्डन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना नहीं भूलें, और प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे गोल्डन टेस्ट सीरीज इसी तरह से चालू रहेगी, लागू रहेगी और एग्ज़ाम तक रहेगी, चाहे कितने ही पेपर, मॉडल पेपर हमें देने पड़ें, और वो भी शानदार मॉडल पेपर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। बताइए क्या होगा आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। किसके साथ? अन्य सामान्य बच्चों के साथ। चलिए सुमेलित कीजिए, सूची प्रथम और सूची द्वितीय आपको सुमेलित करना है। विकासात्मक अवस्था एक तरफ और एक तरफ आयु है। बताइए क्या होगा। सुमेलित क्या है? सेंसरी मोटर अवस्था जन्म से 24 महीने तक रहती है, या 2 से 7 वर्ष रहती है, या 7 से 11 वर्ष रहती है, या फिर 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक रहती है। इसी तरह से प्री ऑपरेशनल स्टेज कब रहती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। इनका जो एज का है, आयु का क्रम आपको बताना है। जिन पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया गया था उसे यहाँ पर लिया गया है। ये उसने 4 अवस्थाएँ बताई थी, वो चारों अवस्थाएँ यहाँ पर दी हुई हैं। चलिए हम बताते हैं। सेंसरी मोटर जो अवस्था है, संवेदी गामा की जो अवस्था है वो जन्म से 24 माह तक होती है, यानी जन्म से 2 वर्ष तक होती है। प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है वो 2 से 7 वर्ष होती है, जिसमें 2 तरह की होती हैं, एक प्राक संक्रियात्मक होती है और एक और होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष होती है, जिसको मूर्ति अवस्था भी कहा जाता है, मूर्त अवस्था भी कहा जाता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट है वो 11 वर्ष के से प्रौढ़ावस्था तक होती है, जिसमें व्यक्ति में नैतिकता आ जाती है और बच्चे में सोचने विचारने की भरपूर क्षमता उसमें जनरेट हो जाती है, इसलिए इसको फॉर्मल ऑपरेशनल जो है अवस्था कहा जाता है। अतः हमने इसका मिलान कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हमने दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें चैनल को। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ये तो बिना ऑप्शन की आपको बता देना चाहिए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बताइए जल्दी से बताइए, फिर ऑप्शन पर चलते हैं अपन। ऑप्शन है आपके पास बंडूरा, वाल्टर्स, गोलार्ड और मिलर, या फ्राइड और जीन पियाजे। बताइए किसने है जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था? बताइए किसने दिया था आंसर बताइए। क्या बंडूरा वाल्टर्स ने दिया था, गोलार्ड मिलर ने दिया था, या फ्राइड ने दिया था, या फिर जीन पियाजे ने दिया था? ये जो सिद्धांत दिया था वो दिया था बंडूरा और वाल्टर्स ने। बंडूरा और वाल्टर्स ने सिद्धांत दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब आपको क्वेश्चन वापस सुमेलित करना है। एक तरफ विकास की अवस्था दी गई है, दूसरी तरफ जो आयु सीमा दी गई है। बताइए ये इस तरफ शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था है, और उधर आपका जो है एज दे रखी है। बताइए क्या होगा। तो इसका मिलान करिए, वीडियो को पॉज करिए और तरीके से इसको सवाल को करिए। देखिए आपके एक क्वेश्चन में 4 सवाल हैं, और वो भी आपकी विश्लेषण, आपके दिमाग का विश्लेषण करके आपको एक झकझोर के रख देंगे, ऐसे सवाल हैं। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। चलिए हम आंसर की तरफ चलते हैं। जो शैशव अवस्था है, शैशव अवस्था 0 से 6 वर्ष तक होती है, या फिर 1 से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक मानते हैं अपन। जो बाल्यावस्था है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था है वो 12 से 18 वर्ष होती है। प्रौढ़ावस्था है वो जो है 18 वर्ष के बाद ही होती है। अतः जिसमें 1 2 3 4 हो वही आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 की बात करें तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला में 4 आ रहा है यहाँ, ये नहीं होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। क्या आंसर होगा आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ए में 1, बी में 2 और सी में 3 और डी में 4। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ। बच्चों में समस्या समाधान की योग्यता किस काल में विकसित होती है? अगर बच्चा
कोई समस्या दे दी जाए और उसका समाधान करने की योग्यता अगर बच्चे में आ जाए तो उस किस काल में विकसित हो जाती है बताइए? 2 से 4 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, या 8 से 10 वर्ष, या फिर 9 से 12 वर्ष। देखिए वीडियो को पॉज करके टाइम ले लीजिए, लेकिन सवाल का आंसर सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये आपका मूल्यांकन हो रहा है यहाँ पर। 2 से 4 वर्ष होगा, या 6 से 8 वर्ष होगा, 8 से 10 वर्ष होगा, या 9 से 12 वर्ष होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 9 से 12 वर्ष। जबकि 9 से 12 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो उसमें तर्कना आ जाती है, तर्क करने लग जाता है, सही गलत की पहचान करने लग जाता है, समस्या समाधान की जो खोज प्रवृत्ति है उसमें स्टार्ट हो जाती है। देखिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना है। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपना आरंभ करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाल्यावस्था में जो बालक है वो अपना दृष्टिकोण अपना आरंभ करता है कब? कल्पनावादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, सांसारिक दृष्टिकोण, या फिर बहिर्मुखी दृष्टिकोण? बाल्यावस्था में बालक कैसा दृष्टिकोण आरंभ करता है? यहाँ पर भी 98% जो है स्टूडेंट 98% स्टूडेंट इस सवाल को गलत करने वाले हैं। इसका सही आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा? इसका जो आंसर होगा क्या कल्पनावादी दृष्टिकोण होगा, या यथार्थवादी दृष्टिकोण होगा, या सांसारिक दृष्टिकोण होगा, या बहिर्मुखी दृष्टिकोण होगा? बताइए क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी कि जो देखेगा वही कहेगा। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की उम्र होती है, जिसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के हिसाब से अपन सब देख सकते हैं कि जो देखेगा वही कहेगा, यथार्थवादी दृष्टिकोण पाया जाता है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह क्या है? बताइए। मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास, मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास कर रहा है यहाँ पर, तो मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास कब होता है बच्चे में? बताइए। देखिए इनका प्रत्येक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग इसकी दी हैं। रॉस ने कहा, क्या कहा? रॉस ने कहा कि 15 वर्ष के बालक में जो है मानसिक योग्यता भरपूर हो जाती हैं। क्रो ने कहा, क्रो कहता है कि 16 से लेकर के 18 वर्ष की जो उम्र में उसमें लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखिए 11, 12, 13, 14 वर्ष है, तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा लगभग 14 वर्ष। 15 वर्ष आता तो 15 वर्ष करते, 16 वर्ष आता तो 16 वर्ष करते, लेकिन ये साइंटिस्ट के हिसाब से रॉस ने 15 वर्ष बताया, क्रो ने 16 से 18 वर्ष बताया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। क्रियात्मक विकास या शारीरिक कौशलों के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? बताइए। दुर्बल शारीरिक अवस्था, शरीर बीमारी, और शरीर रचना बीमारी, या फिर उपयुक्त सभी? बताइए क्या होगा आंसर? क्रियात्मक विकास या शारीरिक कौशलों के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? बताइए। वीडियो को पॉज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर देना है जल्दी से। दुर्बल शारीरिक अवस्था या बीमारी होगा, या फिर उपयुक्त छवि होगा इसका आंसर। क्रियात्मक विकास या शारीरिक कौशलों के निर्धारक तत्व हैं, क्या हैं बताइए? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त छवि। ये सभी हैं जो हैं क्रियात्मक कौशल जो है शारीरिक कौशलों के निर्धारक तत्व हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, डैश प्रतिभाशाली होने का क्या है जो संकेत नहीं है? क्या प्रतिभाशाली सृजनात्मक विचार रखते हैं, दूसरों के साथ झगड़ा करते हैं, हर व्यक्ति में नवीनता रखती है, या फिर उन्हें जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जानने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है? बताइए प्रतिभाशाली होने का क्या कौन सा है जो संकेत नहीं है? बताइए क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा होने का संकेत नहीं है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया करो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ जाए तो इस सवाल का सॉल्यूशन अपने आप हो जाता है, लगभग समझ में आ ही जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दूसरों के साथ झगड़ा करना, प्रतिभाशाली की कोई विशेषता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किस विद्वान ने बाल्यावस्था को मापने के लिए एक प्रश्नावली का निर्माण किया? बताइए कौन सा विद्वान है जिसने बाल्यावस्था को मापने के लिए एक प्रश्नावली का निर्माण किया था? प्रश्नावली का निर्माण कौन से वैज्ञानिक ने किया? बताइए जल्दी से, किस विद्वान ने किया था? जलशील्ड, हेनरी, आइजनेक, या फिर यंग? जल्दी से आंसर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। कम से कम 2-3 फ्रेंड तो आपके क्लोज होंगे जो आपको शेयर कर ही सकते हैं। 3-3 बच्चों को भी अगर आप शेयर करवाएं तब तक शेयर खूब सारे हो जाएं, और सब्सक्राइब भी हों, सब्सक्राइब करवाएं कृपया। इसका जो आंसर होगा वो होगा हेनरी। क्या होगा इसका? हेनरी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका शरीर को जाता है, इसका श्रेय किसको जाता है? ये शरीर नहीं है, यहाँ पर गलत मिसप्रिंट हो गई है। इसका श्रेय को जाता है, इसका श्रेय को जाता है, यहाँ पर श्रेय होगा, श्रेय। इसका श्रेय को जाता है जीन पियाजे को, पावलोव को, कोहलब्रुक को, या फिर स्किनर को। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऐसा किसने कहा? ये कथन किसका है? वेरी मोस्ट कथन है ये जो कथन है, बताइए किसका है? तो ये कथन होगा जीन पियाजे का। किसका होगा ये? जीन पियाजे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर
अमूर्त चिंतन की अवस्था क्या है बताइए। अमूर्त चिंतन यानी कि मूर्त चिंतन नहीं है या अमूर्त चिंतन है, बिना मूर्ति को देखे हुए चिंतन करने लग जाए बच्चा, वो अवस्था कौन सी है बताइए। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष या फिर 12 वर्ष के बाद। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, इसका जवाब जल्दी से दीजिए, क्या होगा आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी। 12 वर्ष के बाद जो है उसमें अमूर्त चिंतन की अवस्था हो जाती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को कहा जाता है अमूर्त चिंतन। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, लेट्स लर्न 2.0। चिंतन के साधनों में एक क्या है बताइए। चिंतन के साधनों में क्या है? संकेत, रटना, सामान्यीकरण या फिर गुणों का विश्लेषण। बताइए चिंतन के साधनों में क्या है। देखिए एक कौन सा है? संकेत है, रटना है या फिर गुणों का विश्लेषण करता है चिंतन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा बताइए, या फिर सामान्यीकरण है। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। चिंतन का साधन एक सामान्यीकरण है। चिंतन का साधन एक सामान्यीकरण है, न कि गुणों का विश्लेषण, रटना, संकेत नहीं है। चिंतन का साधन है सामान्यीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन क्या होता है? अभिप्रेरणा क्या है? देखिए शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। जो सीखने की प्रक्रिया है, बच्चे जो सीखते हैं उसमें अगर मोटिवेशन मिल जाए बच्चे को तो क्या होगा बताइए। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति पैदा हो जाएगी। बताइए क्या होगा। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग कर देगी, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। बताइए जल्दी से जल्दी। यहाँ पर 80% जो है स्टूडेंट इसको गलत करने वाले हैं। सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का जो है विकास करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। खेल वह जन्मजात एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसके लिए किसी प्रकार की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये कथन किसका है बताइए। खेल वह जन्मजात एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसके लिए किसी प्रकार की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ये कथन किसका है? क्रो का, रसेल का, बीएन झा का या फिर पर्सिनन का। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर जो किताब में दे रखा है मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज का जो आंसर है वो है बीएन झा। क्या दे रखा है? बीएन झा ने कहा खेल वह जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसके लिए किसी प्रकार की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है खेल के अंदर वैसे ही सीख जाता है बच्चा। ये कहा किसने? बीएन झा ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? बताइए। प्राथमिक स्तर के टीचर में अगर कोई टीचर प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसमें क्या विशेषता है जो होनी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, या शिक्षण पद्धतियों और विषयों का में ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए, या अतिमानक भाषा में जो है पढ़ाने में दक्षता होनी चाहिए। बताइए क्या होनी चाहिए। तो प्राइमरी कक्षा में अगर कोई स्टूडेंट अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो इसका क्या होनी चाहिए बताइए। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए और प्रत्येक सवाल का कमेंट तो करना ही करना है, बाद में लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और लास्ट में कमेंट करके बताना भी है आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, धैर्य और दृढ़ता। क्या होगा? धैर्य और दृढ़ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। व्यवस्था जब बच्चा आर्थिक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वह है। ऐसी व्यवस्था जब बच्चा जो है, व्यवस्था नहीं है ये अवस्था है। क्या है ये? अवस्था। यहाँ पर अवस्था होगा। क्या होगा? अवस्था होगा। वह अवस्था जिसमें जब बच्चा आर्थिक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वो कौन सी है? संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए वो कौन सी अवस्था है। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। बच्चा आर्थिक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, यानी वस्तु प्रत्यक्ष है, घटनाएं भी प्रत्यक्ष हैं, यानी देखकर चिंतन प्रारंभ करता है, देखकर चिंतन प्रारंभ करता है। तो कौन सी में आएगा बताइए। अब बताइए संवेदी प्रेरक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यदि बच्चा जो है देख करके जो है उसका विश्लेषण कर रहा है तो उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। व्यक्ति के समस्त व्यवहारों का वह समायोजन संकलन है जो इसके साथियों को अविचल रूप से परिभाषित हो सके। यह कथन किसका है बताइए। डैनियल का, बिसेंस तथा बिसेंस का, वुडवर्थ का या फिर वाटसन का। बताइए ये जो कथन है वो किसका है। व्यक्ति के समस्त व्यवहारों व समायोजन का संकलन है जो उसके साथियों अविचल रूप से परिभाषित हो सके। ये कथन किसका है बताइए। डैनियल का, बिसेंस तथा बिसेंस का, वुडवर्थ का या फिर वाटसन का। तो ये जो कथन है वो है बिसेंस एंड बिसेंस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है सुनकर जो लिखते हैं वो विधि का क्या उद्देश्य है। लेखन गति का विकास नहीं है।
क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं है। ठीक है, चलिए क्या है, लेखन गति का विकास, वाचन गति का विकास, एकाग्रता का विकास या शुद्ध एवं स्पष्ट लिखने का विकास। बताइए श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य क्या है, क्या नहीं है। देखिए सुनकर अगर बच्चा लिख रहा है तो उसका क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वीडियो को पॉज करिए और आंसर कमेंट करिए जल्दी से, क्या होगा आंसर। लेखन गति का विकास श्रुत लेखन विधि से होता है। वाचन गति का विकास होता है क्या, बताइए। श्रुत लेखन विधि से वाचन गति का विकास नहीं होता। एकाग्रता का विकास होता है, शुद्ध स्पष्ट लिखने का विकास होता है, लेकिन वाचन गति का विकास जो है, वाचन यानी बोलना, पढ़ने, श्रुत लेखन से पढ़ने का कोई कनेक्शन नहीं है। लेखन गति का विकास होगा, एकाग्रता का विकास होगा, शुद्ध स्पष्ट लिखने का विकास होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर लेट्स लर्न 2.0। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, बताइए। मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। आत्ममूल्यांकन होता है, आत्मविश्वास होता है, जीवन लक्ष्य का चुनाव होता है या फिर उपयुक्त सभी होता है। बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर आना चाहिए इसका। देखिए यदि कोई मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है तो वह स्वयं का मूल्यांकन करने लायक होना चाहिए, करेगा। अगर वो स्वस्थ व्यक्ति है तो स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है और वो आत्मविश्वासी होगा, खुद पर विश्वास भी रखेगा, वो जीवन लक्ष्य का चुनाव, और यदि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो अपने जीवन लक्ष्य का चुनाव भी कर सकता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए तीव्रता प्रोन्नति की सिफारिश की गई है। बताइए किस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए तीव्रता प्रोन्नति की सिफारिश की गई है। मानसिक रूप से दुर्बल, शारीरिक अंगहीन, औसत या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। यदि जो है विद्यार्थी हैं उनकी तीव्रता प्रोन्नति की सिफारिश किसके लिए की गई है, जो जल्दी से प्रोन्नत कर सकते हैं उनके लिए क्वेश्चन की गई है। मानसिक से दुर्बल, शारीरिक अंगहीन, औसत या इनमें से कोई। वेरी मोस्ट सवाल है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। क्या होगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा औसत। औसत वाला बुद्धि वाला जो 90 से 110 जो है बुद्धि लब्धि होती है वो विद्यार्थी, उनमें तीव्रता प्रोन्नति की सिफारिश, उनकी तीव्रता प्रोन्नति की सिफारिश की गई है, उनको जल्दी से प्रोन्नति करने की सिफारिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 28, तिरस्कृत बालक की समस्या का कारण क्या हो सकता है। बताइए। यानी कि तिरस्कृत आप समझते हैं, जो बच्चा तिरस्कृत है उसको बालक की समस्या का कारण क्या हो सकता है। परिवार का निम्न आर्थिक स्तर, बालक को झूठ बोलने की आदत, बालक के द्वारा कानून की अवहेलना, माता पिता की आपसी लड़ाई। बताइए तिरस्कृत बालक की समस्या का कारण क्या हो सकता है। तिरस्कृत बालक का मतलब है कि बालक को फेंक दिया गया, बालक की देखभाल कोई नहीं करने वाला है, बालक की देखभाल नहीं करता कोई, तिरस्कृत बालक है उसका। इसका आंसर सही क्या होगा बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, आप कमेंट करिए क्या होगा आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा माता पिता की आपसी लड़ाई। माता पिता की आपसी लड़ाई तिरस्कृत बालक की समस्या का कारण जो है वो हो सकता है। देखिए लेट्स लर्न 2.0 हमारा चैनल है, लेट्स लर्न 2.0 हमारा चैनल है और इसको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, कक्षा में अनुपस्थिति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए सर्वाधिक कारगर पद्धति कौन सी है। बताइए कक्षा में अनुपस्थिति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए सर्वाधिक कारगर पद्धति कौन सी है। अनुपस्थित रहने वालों को सजा देना, कक्षा में आने और न आने के लिए विद्यार्थियों को स्वतंत्र छोड़ देना, यह सुनिश्चित करना कि कक्षा समय और लगातार पढ़ाई जा रही है, समय पर और लगातार पढ़ाई जा रही है, विद्यार्थियों से यह कहना कि कक्षा में न आना एक बुरी आदत है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये जो अप्लाइड क्वेश्चंस है और इसमें आपको दिमाग लगाना है क्या आंसर होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करिए और हमें बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। 2-3 बच्चों को तो शेयर करो कम से कम। कक्षा में अनुपस्थिति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए सर्वाधिक कारगर पद्धति क्या है, बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd, यानी ये सुनिश्चित करना कि कक्षा समय पर चल रही है और लगातार पढ़ाई हो रही है, ठीक है, की जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, आपको सम्मिलित करना है। फिर 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ रहे हैं। सामान्य, उच्च बुद्धि लब्धि, अति उच्च लब्धि और प्रतिभाशाली। यहाँ पर तो प्रथम सूची में जो है कैटेगरी बताई गई है व्यक्तियों की और द्वितीय श्रेणी में उनकी बुद्धि लब्धि बताई गई है, जिसको आपको सम्मिलित करना है। बताइए कैसे होगा। क्या सामान्य बुद्धि लब्धि में कितनी बुद्धि लब्धि होती है, उच्च बुद्धि लब्धि में कितनी होती है, अति उच्च में कितनी होती है, प्रतिभाशाली में कितनी होती है, आपको बताना है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसका जो आंसर खुद कमेंट करिए और कमेंट करने के बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए क्या होगा। सामान्य जो होता है वो 90 से 110 बुद्धि लब्धि होती है, जिसको औसत बुद्धि लब्धि भी कहते हैं। 90 से 110 उच्च बुद्धि लब्धि, 110 से 125 बुद्धि लब्धि वालों को उच्च बुद्धि लब्धि कहते हैं और अति उच्च बुद्धि लब्धि 125 से 140 बुद्धि लब्धि वालों को अति उच्च बुद्धि लब्धि कहते हैं। और प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनकी 140 से ऊपर वाली बुद्धि लब्धि वालों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। अतः जिसमें ABCD में 1 2 3 4 हो वही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1st। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और
लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर लेट्स लर्न 2.0। देखिए ईवीएस का मॉडल पेपर हम रोज़ाना सुबह 7 बजे डालते हैं, जिसको देखना नहीं भूलना है आपको। और जो हिंदी का गोल्डन टेस्ट सीरीज़ आज से हमने स्टार्ट की है वो सुबह 8 बजे अपलोड कर दी गई है। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। शुभ